हेलो बच्चों। हेलो। आज हम लोग इस एपिसोड में, इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट। और ये है आपका प्यारा सा सुंदर सा एक यूट्यूब फिजिक्स चैनल आर की फिजिक्स। और इसमें आप क्लास 11th क्लास 12th की फिजिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के लिए हो, सीबीएसई के लिए, आरबीसी के लिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जेई मेंस और नेट के लिए, या अदर किसी भी एग्जाम के लिए फिजिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जो आपकी एप्लीकेशन है, जो प्रॉब्लम है, उनको हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। और ये पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज हमारी क्लास 11th के लिए होगी, क्लास 12th के लिए होगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, फिजिकल वर्ल्ड। और ये हमें फिजिक्स की स्पेलिंग समझाता है, फिजिक्स की डिटेल, एप्लीकेशन, डिफिनीशन को समझाता है कि फिजिक्स का स्कोप क्या है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक फर्स्ट, उस टॉपिक का नाम है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स की डिफिनेशन हम लोग कैसे समझते हैं? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स का स्कोप क्या है? फिजिक्स की एप्लीकेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं? फिजिक्स में हम किस तरह की चीज़ों को समझते हैं? फिजिक्स किस तरह की साइंस है, इसके बारे में समझते हैं। अगर हम लोग ग्रीक लैंग्वेज में बातचीत करें, ग्रीक लैंग्वेज में बात करें तो फिजिक्स को हम लोग लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, और इसका मतलब होता है नेचर। यानी नेचर, नेचर्स को समझना, नेचर्स को जानना, नेचर्स में जो एप्लीकेशन है, नेचर्स में जो घटनाएं घटित हो रही, इवेंट्स हो रही हैं, उनको समझना। तो इसके बारे में हम लोग क्रम से समझते हैं, वन बाय वन। फिजिक्स का मतलब है नेचर्स को समझना, मीन स्टडी ऑफ नेचर, ऑफ नेचर, नेचर्स की स्टडी करना और नेचर्स की एप्लीकेशन को स्टडी करना, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। और इसके फिनोमेना, जो इवेंट्स हो रही हैं, उनको समझना, उनको जानना, जो फिनोमेना हो रही हैं, जो इवेंट्स हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उनको समझना, जानना कि नेचर में इवेंट्स क्यों होती हैं। जैसे इवेंट्स है, किसी प्लैनेट्स का मोशन है, मून का मोशन है, अर्थ का मोशन है, सन की शाइनिंग है, लाइट की स्पीड है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, और बहुत सारे जो फिनोमेना है, जो इवेंट्स हैं, रेनबो का बनना है, इस तरह की बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स हैं, उनकी स्टडी करना, ये नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस है, इन सबको जानना फिजिक्स है। फिजिक्स का मतलब है नेचर्स को समझना, नेचर्स की स्टडी करना, नेचर्स की एप्लीकेशन को समझना, अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ नेचर। द बेसिक लॉ ऑफ नेचर। जो नेचर्स की बेसिक एप्लीकेशन है, बेसिक लॉ है, उनको समझना, जानना कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के लिए रीजन क्या है। जैसे आप किसी भी पत्थर को पानी में डाल दें तो पत्थर डूब जाता है। आप किसी अगर प्लास्टिक को, रबर को, या किसी प्लास्टिक की बॉल को पानी में फेंकते हैं तो वो नहीं डूबती। तो उसके न डूबने या डूबने का रीजन अलग अलग होता है। इस सभी रीजन को हम लोग कहते हैं नेचुरल इवेंट्स कहते हैं। और फिजिक्स में ऐसे ही नेचुरल इवेंट्स को समझना होता है, जानना होता है, जिसे आप साइंस के नाम से भी जानते हैं, साइंस। साइंस को अगर आप लिखते हैं हिंदी में तो लिखेंगे विज्ञान, और इसका मतलब होता है स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज, वी मीन विज्ञान, वी मीन ज्ञान, विशेष ज्ञान, और ज्ञान मीन जानकारी, एक विशेष ज्ञान, एक स्पेशल नॉलेज, जिससे हम नेचर्स में होने वाली इवेंट्स की जानकारी ले सकें,
उनके बारे में समझ सकें। तो ये है फिजिक्स। और दूसरा टॉपिक हम लोग समझते हैं स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है और इसके एक्सपेरिमेंट को हम किस तरह से, और मैं चाहूंगा कि आप इसको इस तरह से वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन कर लें, नोटबुक बनाएं, नोट्स लिखें और पेन और कॉपी लेकर बैठें ताकि आप डिटेल से आप नोट्स को बना सकें। समझते हैं सेकेंड टॉपिक इसका, स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप, सेकेंड टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है? इसे आप क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, इसे आप क्लासिफिकेशन मीन बंटवारा। और फिजिक्स का जो मुख्य तौर पर जो बंटवारा करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, वो दो तरह से करते हैं। पहला है माइक्रोस्कोपिक वे में, MACRO, माइक्रो। आप इस स्पेलिंग को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं आपको होना है। माइक्रोस्कोपिक, या आप इसे क्लासिकल नाम दे सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा जो डिवाइडेशन हम लोग करते हैं उसे हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स कह सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक, MICROSCOPIC, माइक्रोस्कोपिक। ये इसका दूसरा नाम आप क्वांटम कह सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स या माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स वो है जिसमें से न्यूटन्स के नियम वैलिड हो जाते हैं, न्यूटन्स की जो एप्लीकेशन है उनको हम यूज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। और इसमें हम लोग कई तरह के टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें से जैसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं किसी पार्टिकल के मोशन को, रेस्ट एंड मोशन को पढ़ते हैं, यानी रेस्ट एंड मोशन। और कैसा मोशन होगा? अगर बॉडी का मोशन है तो मोशन कैसा होगा? जैसे किसी कार का मोशन है, जैसे किसी बस का मोशन है, यानी मोशन ऑफ कार, या मोशन ऑफ बस है। किसी रॉकेट का मोशन है, जैसे फ्रिक्शन है, इस तरह का मोशन है। सर्कुलर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, या फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स है। इस तरह के टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और इसका जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन को, लाइट के रिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है। इसमें दो पार्ट बनते हैं, एक तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन है, लाइट का रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, या पोलराइजेशन है। इस तरह के टॉपिक को पढ़ते हैं। एंड थर्ड इसका है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल की एप्लीकेशन को। चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसमें किस तरह की एप्लीकेशन बनेगी, मोशन पर है तो किस तरह की बनेगी, यानी एप्लीकेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज पार्टिकल की एप्लीकेशन को समझते हैं। एंड हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स,
और थर्मोडायनामिक्स में किसी भी बॉडी के हीट एंड टेम्परेचर को पढ़ते हैं, एंड टेम्परेचर। तो ये टॉपिक हमारे पास हो गए क्लासिकल फिजिक्स में। एंड अगर हम लोग बातचीत करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इन दोनों में जो बेसिक जो डिफरेंस है, इन दोनों में क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स में जो बेसिक डिफरेंस है, इसमें हम लोग जो किसी भी पार्टिकल का जो साइज है वो लार्ज होता है, वेरी लार्ज। जो पार्टिकल का साइज है, जो साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द बॉडी इज वेरी लार्ज। किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क के कंपेयर में यहां पर बॉडी का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे किसी बॉल का मोशन है, कार का मोशन है, बस का मोशन है, इस टाइप के मोशन को हम लोग समझते हैं। और जो सेकंड जो डिफरेंस है इन दोनों फिजिक्स में, यहां पर हम किसी पार्टिकल की स्पीड को बहुत कम लेते हैं, यानी लाइट के स्पीड से बहुत कम, आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। स्पीड ऑफ द बॉडी इज वेरी स्मॉल, वेरी लो, यानी वेरी स्मॉल स्पीड पर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। अगर किसी बॉडी की स्पीड है वो बहुत ही कम है लाइट की स्पीड के कंपेयर में, तो हम लोग यहाँ पर इस तरह की एप्लीकेशन को समझते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यही दोनों डिफरेंस यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बॉडी का साइज बहुत ज्यादा है और यहाँ पर हम स्मॉल बॉडी को पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग किसी बॉडी के साइज को स्मॉल पढ़ते हैं। जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टडी है, एटम्स की है, न्यूक्लियस की है, मॉलिक्यूल्स की है, फोटोन की है, फोनॉन की है, यानी वेरी स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल। और दूसरा है स्पीड पर, जैसे यहाँ पर स्पीड हम लोग बहुत कम ले रहे हैं किसी बॉडी की, यहाँ पर बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर या उसका कुछ परसेंटेज में हो कि उसका 10%, 20%, 40%, तो वेरी हाई स्पीड, हाई स्पीड। और हाई स्पीड का मतलब कितनी हो, जो बॉडी की स्पीड हो वो लाइट की स्पीड के इक्वल हो या उसका कंपेरेबल हो, तुलनात्मक हो, उसमें कंपेयर कर सके। तो यहां पर जो हम लोग पढ़ते हैं, जिस फिजिक्स को पढ़ते हैं उसका नाम होता है, जैसे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, यह हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर में। इस तरह के जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट बेस में या फिजिक्स के क्लासिफिकेशन के बेस में आप इसे नोट डाउन करें, फिर इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो इसको हटाते हैं यहाँ से। अब हम लोग इसका थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम है टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इन सब में तीनों में क्या रिलेशन है, फिजिक्स में, टेक्नोलॉजी में, एंड सोसाइटी में, इन सब में क्या रिलेशन होता है। जैसे फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट होता है, कोई रिसर्च होती है साइंस में, तो उस रिसर्च से टेक्नोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और सोसाइटी यानी समाज पर क्या इफेक्ट आता है। तो इन सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम अपनी बात को समझेंगे। जैसे आज हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं,
कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करना। चाहे हम मैसेज से बातचीत करें या टेलीफोन से बातचीत करें या ऑडियो वीडियो कॉलिंग से बातचीत करें, किसी भी तरह से बातचीत करें, चाहे हम लेटर के माध्यम से बात करें या किसी मैसेज के माध्यम से बातचीत करें, उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन यानी संचार होता है। अब जब फिजिक्स में यानी साइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रिसर्च नहीं हो पाई, इसका डिस्कवरी नहीं हो पाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी नहीं हो पाई तो हमारे पास कोई मोबाइल फोन नहीं थे, टेलीविजन नहीं थे, रेडियो नहीं थे, किसी तरह कंप्यूटर नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं थे, तो हम लोग बातचीत एक दूसरे माध्यम से करते थे। जैसे पुराने समय में जो भी एक लेटर का एक जमाना था, उस जमाने में जिस तरह से हम लोग बातचीत करते थे या उस समय के जो लोग थे वो किस तरह से बात करते थे, एक पुरानी पद्धति थी, एक पुराना सिस्टम था। लेकिन जैसे ही साइंस में फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी हुई, उससे फिर हम साइंटिस्ट ने, लोगों ने नए नए तरह के टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनका उपयोग यानी जो फिजिक्स में साइंस में डिस्कवरी होती है उस डिस्कवरी का उपयोग करके टेक्नोलॉजी यानी मशीनरी काम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टेक्नोलॉजी अपना एक उद्योग स्टार्ट करता है, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है और वहां से फिर नए नए तरह के उपकरण बनते हैं और उन उपकरणों का उपयोग करके सोसाइटी यानी समाज के लोग अपने वर्क को इजी कर लेते हैं। जैसे हम ट्रांसपोर्ट पर बातचीत करते हैं, ट्रांसपोर्ट पर अगर बातचीत करें तो जब हमारे पास इंजन का आविष्कार नहीं था, विज्ञान ने, साइंस ने, फिजिक्स ने इंजन का आविष्कार नहीं किया, उस समय लोग पैदल जाते थे, पैदल यात्रा करते थे और एक जगह से दूसरी जगह तक गाड़ी का कोई साधन नहीं था, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, इन सब का कोई साधन नहीं था, तो लोग पैदल या घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, अपनी जर्नी को करते थे। लेकिन जैसे ही फिजिक्स में, साइंस में इंजन का आविष्कार हुआ, चाहे वो डीजल इंजन हो, पेट्रोल हो, भाप इंजन, स्टीम इंजन हो, उन सब का यूज करके, उन डिस्कवरी का यूज करके टेक्नोलॉजी ने एक नए नए तरह के उपकरण बनाए, नए नए तरह के व्हीकल्स बनाए और उन व्हीकल्स का यूज करके समाज यानी सोसाइटी अपने वर्क को इजी करता है। तो फिजिक्स से टेक्नोलॉजी का जन्म होता है और टेक्नोलॉजी एक ऐसे उपकरण को बनाती है जिस उपकरण से सोसाइटी के लोग यानी समाज के लोग अपने कार्यों को आसान कर लेते हैं, कार्य नहीं बदलते हैं बल्कि उन्हीं कार्यों को आसान कर लेते हैं। जैसे आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले के जो लोग थे, 200 साल पहले के जो लोग थे, वो भी कम्युनिकेशन करते थे, ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, आते जाते थे। लेकिन उस समय का काम कम्युनिकेशन बड़ा कठिन था, जटिल था। लेकिन आज हम लोग किसी को फोन करते हैं तो 2 मिनट टू 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 घंटी बजती है उधर और हेलो बोलता है, तो ये आसान हो गया। इस तरह से ये रिलेशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में कुछ कंजर्वेशन लॉ है, उनको समझते हैं। कंजर्वेशन लॉ ऑफ फिजिक्स। कंजर्वेशन लॉ ऑफ फिजिक्स, टॉपिक 4। ऑफ फिजिक्स। कंजर्वेशन लॉ कई तरह के हैं, जिनमें से पहला टाइप है मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन का मतलब है किसी भी सिस्टम का, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का जो टोटल मास है वो कांस्टेंट रहता है, मास कंजर्व रहता है। एंड सेकंड है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब है किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है यानी कांस्टेंट रहता है। और ये दो तरह का होता है, एक तो लीनियर और दूसरा एंगुलर। और लीनियर में हम लोग पढ़ते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स है वो dB डिवाइड बाई dt के इक्विवेलेंट होता है, डेल्टा B बाई डेल्टा t के इक्विवेलेंट होता है। और अगर हम लोग इसको जीरो करते हैं तो जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम में हम लोग टॉर्क को समझते हैं, एक्सटर्नल जो टॉर्क है वो डेल्टा L यानी एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई डेल्टा t, इस तरह से रिलेशन बनाता है। तो ये हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ है। एंड थर्ड हम पढ़ते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद एनर्जी कंजर्वेशन।
एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कई तरह के हैं। जैसे पहला है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन में किसी बर्नौली इक्वेशन को अगर हम देखें, बर्नौली इक्वेशन में हम लोग एनर्जी को कंजर्व रखना चाहते हैं और वहां पर इस इक्वेशन में एनर्जी जो होती है किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की वो कंजर्व रहती है। एंड सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ यानी लूप लॉ, किरचॉफ लूप लॉ यानी सेकेंड। इसमें एनर्जी इस एप्लीकेशन में, इस नियम में, इस लॉ में जो एनर्जी होती है मैकेनिकल सिस्टम की वो कंजर्व रहती है। एंड थर्ड लेंज लॉ, ये है ईएमआई से रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। और यहाँ पर किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहती है। यानी जो मैकेनिकल सिस्टम होगा उसकी जो नेट एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, वेरिएबल नहीं होगी। तो ये कंजर्वेशन लॉ है। अब हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। फोर्स में नेचर्स में जो फंडामेंटल फोर्स हैं उनको हम किस तरह से समझते हैं उनके बारे में देखते हैं। नेचर्स में फंडामेंटल फोर्स 4 टाइप के होते हैं, यानी फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। टॉपिक नंबर 5, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। नेचर्स में फंडामेंटल फोर्स 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में होता है। दो पॉइंट मास होंगे m1 एंड m2 और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। m1 m2 दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट मास सेकंड को, सेकंड फर्स्ट को। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कैपिटल F मीन ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। r दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसे हम लोग कहते हैं r। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी स्मॉल फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, वेरी वीक फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। इसे आप इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। और ये केवल पॉइंट मास के लिए वैलिड है, पॉइंट मास। और ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर। ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है। और ये दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, दोनों बॉडी के सेपरेशन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और इसके एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे किसी भी प्लैनेट्स का मोशन है, अर्थ का मोशन है, मून का मोशन है, ये इस तरह के मोशन इस ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल हैं। एंड सेकंड, नेचर्स में जितने भी फोर्स होते हैं उनमें सबसे वीक फोर्स होता है, सबसे कमजोर फोर्स होता है और वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स है। आप इसे इनफाइनाइट का नाम भी दे सकते हैं। एंड सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये किसी चार पार्टिकल की वजह से होता है। कोई चार पार्टिकल मूव करता है या रेस्ट में होता है तो उसकी वजह से ये वाला फोर्स डेवलप होता है, जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स है।
एंड थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स की वजह से डेवलप होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। किसी भी न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्रोटॉन पर फोर्स लगाता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर फोर्स लगाता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, या हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर फोर्स लगाता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर फोर्स लगाता है। तो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब जो पार्टिकल न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उन पार्टिकल को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर, उसे आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितनी है। एवरेज जो सेपरेशन डिस्टेंस होती है उसे हम लोग आर नॉट कहते हैं, 1.2 10 पावर माइनस का 15 मीटर के अराउंड होती है। और अगर मान लेते हैं सेपरेशन डिस्टेंस इससे ज्यादा होती है तो अट्रैक्टिव नेचर का, कम होती है तो रिपल्सिव नेचर का, और अगर इतनी ही है तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। और ये वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एज ए कंपेयर to all other force। सभी फोर्स के कंपेयर में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये केवल प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन्स की वजह से जो डेवलप होता है उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। नेचर में 4 टाइप के फोर्स होते हैं, 4 टाइप्स में से ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। और जो रेंज होती है इसकी रेंज होती है कंपेयर अप्रोक्सीमेट 10 पावर माइनस 15 मीटर के अराउंड होती है। एंड फोर्थ नंबर का जो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स जब कोई रेडियो एक्टिव इवेंट्स होती है, रेडियोएक्टिव फिनोमेना होता है, रेडिएशन होता है किसी भी न्यूक्लियस का, तो उस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल इमिट होते हैं, बाहर निकलते हैं। उसी दौरान उसी न्यूक्लियस से, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इससे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल बाहर निकल रहे होते हैं, उसी दौरान इससे कुछ और पार्टिकल निकलते हैं जैसे न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के साथ जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है और इसकी जो रेंज होती है वो अप्रोक्सीमेट 10 पावर माइनस 16 मीटर के अराउंड होती है। और ये फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपेयर में वीक होता है बट ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आपके फंडामेंटल फोर्स हो गए, इनके नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हमारा टॉपिक है जो फिजिक्स से रिलेटेड था, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड था। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में, और उसमें सबसे पहले बातचीत करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस पर। फिर इसी सीक्वेंस में हम लोग सभी टॉपिक को क्रम वाइज पढ़ेंगे इस आपके ब्यूटीफुल खूबसूरत फिजिक्स चैनल आरक्यू फिजिक्स में। और इसमें हम लोग डिटेल से हर एक टॉपिक पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग पर, और किस तरह से फिजिक्स के जो सवाल हैं, न्यूमेरिकल हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं और किस तरह से हम लोग इजी बना सकते हैं टॉपिक को। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम लोग इतना ही